चलिए देखते हैं। तो कल हम लोग जहां तक पढ़े हैं, किसी का कोई डाउट्स है? तो आप पढ़ रहे थे कि अगर हम दो वेक्टर को परस्पर आपस में जोड़ते हैं, सही है ना, तो इनके जोड़ने का दो नियम है। अब पहला नियम पे हम लोग आ गए थे। पहला नियम है त्रिभुज विधि, सही है? कोई क्वेश्चन है किसी का? आइए, पहला त्रिभुज विधि। कल मैंने बताया कि बेटा त्रिभुज विधि को हम वेक्टर आरेख या किरण आरेख विधि भी कहते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि त्रिभुज विधि को हम लोग वेक्टर आरेख या किरण आरेख विधि भी कह सकते हैं। अब त्रिभुज कैसा होता है तो सभी बच्चों को पता ही है। आता सीधे सीधे पॉइंट पे आ रहे हैं। आपने कहा था कि अगर हमें दो वेक्टर जोड़ने हैं तो उन वेक्टर को हम इस विधि से जोड़ सकते हैं, सही है ना? अब सवाल है कैसे जोड़ेंगे। तो आपको ये अच्छी तरह पता है कि वेक्टर के अंदर हमें उसका परिमाण पता रहता है और उसकी दिशा भी पता रहती है। और आपने पिछले दिन में सुना कि दिशा का ज्ञान हमको कौन कराता है? कोण। और आप पढ़ भी चुके कौन कोण से कौन दिशा पता चलेगी। कोई डाउट? तो आपको परिमाण के साथ साथ दिशा का जो ज्ञान है वो हमें वेक्टर कराता है, और वेक्टर किस दिशा में है ये हमें कोण बतलाएगा। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई एक वेक्टर ए है जिसका मान है 80 किलोमीटर और ये पूर्व दिशा में है, दैट्स ओके। दूसरा वेक्टर बी है जिसका वैल्यू 60 किलोमीटर है और यह नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब हमसे कह दिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का संयोजन का मान बताइए। यानी अब आप बताइए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के संयोजन माने अगर दोनों जोड़ दिए जाएं तो इनका परिणामी मान क्या होगा। अंडरस्टूड? तो यही बात हमको ये बताएगा, राइट है? तो कल हमने आपको बोला था इंची रोल ले आने के लिए, तो अभी सुन लीजिए, इसके बाद जब कहूंगा तो काम करिएगा। अब देखिए, अब आपको जो वेक्टर जोड़ने के लिए कह रहा है तो पहले आप क्या करिए कि इस वेक्टर को पैमाना मान करके इतना छोटा बना दीजिए जिससे उसे कॉपी में खींचा जा सके। कंफर्म? तो हमारी कॉपी में अधिक से अधिक 2 सेंटीमीटर तक खींचा जा सकता है। इसका मतलब कि हमें पैमाना ऐसा ही बनाना चाहिए जिस पैमाने में वो राशि को 10 सेंटीमीटर के अंदर ही व्यक्त किया जा सके। दैट्स क्लियर? तो 80 किलोमीटर है, तो अगर हम 10 का बना ले पैमाना कि 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो बोलो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर, और इतना हम तो आराम से खींच सकते हैं। तो पहला काम यही करेंगे। पहले सीखिए कैसे हो रहा है। पैमाना मान लेंगे कि माना 10 किलोमीटर बराबर, तो इसलिए बोलिए 80 किलोमीटर बराबर, और 60 किलोमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर। बन गया? अब आप क्या करो कि अपनी कॉपी पर किसी भी बिंदु को आरंभिक बिंदु मान लो। जैसे ये मेरी कॉपी है, अब हमने इस बिंदु को आरंभिक बिंदु मान लिया, नाम दे दिया P। अब पहले वेक्टर को लो। अब देखो पहला वेक्टर किस दिशा में है? पूरब में। बोलो इसका मान कितना है? 80 किलोमीटर। अब हमने पैमाने से कितना कर लिया? अब तुम जानते हो कि पूरब जिधर होता है उधर 0 डिग्री का एंगल होता है। अब तुम यहाँ चांदा रखो और 0 डिग्री नापो, और 0 डिग्री नाप के उस दिशा में 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच दो।
जैसे सपोज कर लो, ये देखो हमने 8 सेंटीमीटर रेखा खींच दी और इस रेखा का नाम रख दिया पी क्यू। अब ये किस दिशा में था? पूर्व। एरो मार दो और अब इसके नीचे लिख दो 8 सेंटीमीटर। अब जो ये वेक्टर तुमने खींचा, वह उसका जो ये आरंभिक बिंदु है, उसे हम इस वेक्टर का कहेंगे टेल। क्या बोलेंगे? और जहां ये एंड हुआ, उसे बोलेंगे उस वेक्टर का हेड। आया? अब इसको खींचने के बाद अब यहां से थोड़ा इसको लंबे में आगे बढ़ा दो, ताकि यहां पर अगले वेक्टर को जोड़ने के लिए एंगल सेट कर सको। अब अगला वेक्टर देखो कहां है? 60 किलोमीटर नॉर्थ की ओर। अब कल का डायग्राम पढ़े, वो नॉर्थ किधर रहता है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, +90 पे नॉर्थ है, -90 पे साउथ। देखो इसमें कई लोग हैं जो पढ़ लिख के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैं पूछ रहा हूं तो उनकी आवाज नहीं आ रही है। जो पढ़ लिख रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो ये आप ध्यान दो कि रोज रोज पढ़ाया जाएगा, उसको दोहराओगे नहीं तो नहीं आएगा, और तब तुम कमजोर बन जाओगे। कमजोर बन जाओगे तो फिर खत्म। तो बोलो, अब यहाँ पर चांदा लगा के 90 डिग्री नाप ले। अब नाप करके किधर खींच दे? उत्तर में। बोलो कितना खींच देंगे? 6। अब ये देखो 6 सेंटीमीटर खींच दिया। अब मान लो इसका नाम रख दिया एस। तो ये था तुम्हारा ए वेक्टर और ये था तुम्हारा बी वेक्टर। अब यह जहां से खींचे थे, यह क्यू अब इस वेक्टर का टेल हो गया और ये इसका हेड। इसका मतलब कि जब हम त्रिभुज विधि से जोड़ रहे हैं, तो एक वेक्टर का जहां हेड खत्म होगा, दूसरा वेक्टर का टेल वहीं से शुरू हो जाएगा, और उतना कोण बना के। अब जहां अब ये एंड हो जाएगा, अब उसके हेड को पहले वेक्टर के टेल से मिला देंगे। अब देखो ये त्रिभुज बन गया ना। अब मिला दोगे तो ये जितनी लंबाई आएगी, यही इन दोनों वेक्टरों का संयोजन का मान कहलाएगा, यानी कहलाएगा इन दोनों वेक्टरों का योग। अर्थात अब ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसी को हम इनका परिणामी मान कहेंगे। तो परिणामी को अंग्रेजी में रिजल्टेंट कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, सीखो। रिजल्टेंट, यानी हिंदी में बोलो, क्या बोला? परिणामी मान। तो आप चाहे लिख दो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू आर, यानी रिजल्टेंट। अब ये कितना आएगा? अब इंची लेके नाप लो, जितना आएगा उतना सेंटी, और फिर सेंटीमीटर को पैमाने से किलोमीटर में बदल दो, तो वो आ जाएगा इसका परिणामी मान। आगे समझ में? क्या भी कठिन है? तो इस विधि में क्या करना है, कितना लोग को समझ आ गई? सबको आ गई? अब चलो, अब हम ये दिखा देते हैं, 2 पार्ट करके दिखा देते हैं। अब एक बना के भी दिखा दे रहे हैं। वैसे जो लोग को आ गया बनाने, वो खुद बना सकते हैं, और जिन लोग को अभी भी कंफ्यूजन है, डर है, वो आकर के यहाँ देख लेंगे। राइट है? तो आप में से आधा बच्चे जो देखना चाहे, जिसको आ गया समझ, वो काम करे अपना, इंची रोल लाया ही है। और जिसको कंफ्यूजन है, वो मेरे पास आएगा अपना इंची रोल लेके, मैं यहाँ बना के दिखा दूंगा। दैट्स क्लियर? हाँ, अब जिसको कंफ्यूजन है आ जाओ लेकर के। चलो जल्दी करो। चलो सभी लड़कियां आ जाओ। हाँ देखो, इधर ही खड़ी रहो, और जिसको ना दिखे मेरे पीछे आ जाओ। इधर इधर आके खड़ी हो जाए, जब मेरे पीछे यहाँ खड़ी हो जाओगी तो दिख जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश।
हाँ देखो, पहले यहाँ पर तुम पैमाना मान लो, स्केल 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 80 किलोमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर, 60 किलोमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, अब ये तुम्हारा था वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी। अब इस पर तुम किसी भी बिंदु को आरंभिक बिंदु मान लो, जैसे हमने इसको मान लिया, ठीक है। yes, अब इसको मान करके पूरब इधर पड़ेगा, yes, चांदा लगाओगे तो 0, चांदा दो, चांदा दो। देखो अब चांदा भी लगा कर दिखा दे रहा हूं ताकि जिसको नहीं आता वो देख ले। अब ये देखो चांदा लगा दिया, yes, तो देखो 0 ये बता रहा है, yes, इसका मतलब इस पर लाइन खींचोगे तो पूरब जाएगा, yes, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये दक्षिण। अब समझ गए? yes, अब यहाँ देखो कितना खींचोगी। अब देखो वेक्टर ए कितना है, पढ़ो उसमें। अब देखो ये 7 और ये 8, हो गया। yes, अब यहाँ एरो मार दो और लिख दो वेक्टर ए 8 सेंटीमीटर। अब ये इसका नाम लिख दो, कोई नाम लिख दो, जैसे हमने पी लिख दिया, इसका नाम क्यू लिख दिया। अब यहाँ चांदा लगाओ, 90 डिग्री लो, समझ आ गई? वही सही करनी है। अब ये 90 डिग्री हो गई। अब इस पे कितना जाना है तुमको? 6। देखो ये है 6 सेंटीमीटर, नापने आता है ना? yes, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका नाम अगर हम रख दें एस, तो ये हो गया वेक्टर बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब इसके हेड को, ये इसका हेड था, yes, इस वाले का टेल, yes, अब ये हेड हो गया, इसके हेड को इसके टेल से, ये इसका टेल है ना, yes, इससे मिला, ये देखो मिला दिया, yes, अब ये कहलाएगा वेक्टर ए यानी रिजल्टेंट वैल्यू। अब इसको नाप लो इंची से, देखो 10 है, yes, ऐसे भी देख लो 8 6 पाइथागोरस के प्रमेय पढ़े होगे, yes, 64 6 के 36 36 64 100 100 का वर्गमूल 10। तो देखो एकदम करेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आ गया? तो देखो चाहे वैसे करो चाहे ऐसे 10 आ गया। अब ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब तुम लिख दोगे रिजल्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू, अब चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, तो अब ये हो गया 100 किलोमीटर। अब ये तो इसका रिजल्टेंट आ गया, अब क्या चाहिए? दिशा। अब दिशा के लिए यहाँ चांदा लगाओ, कहाँ है चांदा? अब यहाँ चांदा, देखो ये चांदा लग गया सही, ये सही लग गया चांदा। अब ये पढ़ लो कितना बता रहा है, 30 35 डिग्री बता रहा है, तो अब ये थीटा बराबर 35, यानी कौन सी डायरेक्शन हो गई? तो इसका रिजल्टेंट हो गया 100 किलोमीटर और यह है नॉर्थ ईस्ट। अब समझ आ गई? yes, ले जाओ। हाँ, बाकी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं ना आ रही है? अब तुम नाप लिए होगे तो आया होगा 10, ये 10 आया होगा। अब पाइथागोरस से भी मिलाओगे तो ही आएगा, लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, 8 64 6 का वर्ग 36 64 36 100 100 का वर्गमूल 10। इससे भी नापे होगे तो 10 आ रहा होगा। अब चलो 10 आ गया। अब जैसे कि मान लो तुमने नाप लिया, अभी तो मैंने इन लोग को दिखाया भी, तो तुम में से किसी ने तो कहा नहीं कि मुझे नहीं आ रहा है, अगर कहे होते तो यहाँ देख लिए होते। तो मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि आना चाहिए। तो अब कोई डाउट नहीं है? अब पकड़ो, अब रिजल्टेंट वैल्यू तुमने बता दिया, देखो ये रिजल्टेंट वैल्यू है। अब इंची लेके यहाँ से यहाँ तक नाप लिया, कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। अब इसको जो पैमाना माने थे उससे वापस करो,
तो 1 सेंटीमीटर बराबर, तो इसमें गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा। तो ए वेक्टर को बी वेक्टर में जोड़ोगे तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू आएगा 100 किलोमीटर। अब बात चाहिए दिशा की, तब यहां लिख दो दिशा। चले, अब यहाँ चांदा लगाओगे और चांदा लगा के ये कोण नाप लोगे, ठीक है। तो अभी अभी हम नापे हैं, तो 35 डिग्री दिखा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, अब कल परसों पढ़ाए थे उससे पता कर लोगे। तो इसका मतलब कि वेक्टर ए को जब वेक्टर बी में जोड़ा जाएगा तो उसका जो परिणामी मान है वह 100 किलोमीटर आएगा और उस परिणामी मान की दिशा होगी नॉर्थ ईस्ट 35 डिग्री। अब श्योर हो गया। अब चलो एक आध और बता देते हैं और तुम लोग मुंह से बोलना ताकि पता चल जाए। और चूंकि इंची रोल मंगाया इसीलिए गया था कि जिसको ना आए वो पूछ ले, तो अभी लड़कियों ने पूछ लिया, लड़कों में सबको समझ में आ गया, इसलिए अब तुम घर पे जाके दो चार अपने से भी कर लेना किताब खोल करके। अब आओ दो चार दो एक तो और बता के तब अगला बताता हूँ। जैसे अब हमको ऐसे दे रहा है कि एक वेक्टर ए है जिसका मान है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरा वेक्टर बी है जिसका मान है 30 किलोमीटर पर आवर। और अब लिख रहा है कि इन दोनों के बीच का जो कोण है वह 30 डिग्री है, राइट। तो अब हमसे पूछ दिया वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी मान बताइए और दिशा बताइए। ए और बी का परिणामी मान और चला जाए। तो अभी जो तरीका बताया उस तरीके के हिसाब से पहले पैमाना मान लो। तो बोलो माना जा सकता है, माना 10 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, तो बोलो 40 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, बन गई। अब बताओ, अब ये और ये के बीच का कोण 30 डिग्री है, इसका मतलब तुम समझ गए हो कि ये नॉर्थ ईस्ट है, कि डाउट है। इसका मतलब कि इसमें एक वेक्टर ईस्ट में रहेगा और एक वेक्टर, और इन दोनों के बीच में श्योर। तो कैसे खींचना बताया गया था कि पहले कॉपी में किसी बिंदु को आरंभिक बिंदु मान लो, जैसे ये मान लिया पी। अब ईस्ट में जाओ, बोलो कितना, अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर खींच दो ईस्ट में। अब ये हो गया वेक्टर ए। अब यहाँ बोलो इस वेक्टर का हेड हो गया, क्यों। अब यहाँ चांदा रखो, कितना एंगल बनाओगे, तो चांदा रखोगे तो 30 अंश ऐसे बताएगा। अब यहाँ से खींच दो, बोलो कितना, तो ये तो हमने बहुत लंबा खींच दिया। ऐसे हमने कहा था डॉटेड भी बढ़ा सकते हो, बोलो ये कोण कितने अंश का बना दिए हो। अब 3 सेंटीमीटर मान लो यहाँ आ गया, अब इसका नाम रख दो। अब इसको क्या करोगे, इसके टेल से, तो अब ऐसे मिला दिया। अब ये जो हो गया ये वेक्टर बी हो गया और ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसको और इसको खींच लिए। अब यहाँ इंची लगा के इसको नाप लो, अब जितना आएगा उतना सेंटी और फिर पैमाने से बदल देंगे। कितने को समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो इसको नाप लोगे तो ये परिमाण हो जाएगा, हेजा चांदा लगा के नाप लोगे तो दिशा आ जाएगा कि परिणामी मान इस दिशा में। कितने को समझ आ गया, पक्का।
बहुत फास्ट चल बेटा, इतना स्लो कहाँ चल रहे हो? अभी भी कोई डाउट वाला बच्चा है तो ले आए, मैं बता दूं। जल्दी जल्दी रहे। हाँ जी, समझ आ रही है सबको ना? पहले ऐसे खींच लो, फिर जैसे बताएं वैसे खींचो, फिर उसको मिला दो। इसमें करना का 3 ठे तो लाइन खींचना है। आओ चले आगे बढ़े ना अब तो। आ जाओ। तो ये था तुम्हारे को दो वेक्टर जोड़ने के लिए त्रिभुज विधि। और इस विधि में आप देख सकते हो कि कहीं गुणा भागा नहीं करना है, खाली खींचना है और उसी खींचने से जो लंबाई आएगी उसको नाप लेना है, बस आ जाएगा। लेकिन अब आओ दूसरी विधि। दूसरी विधि कल का हेडिंग डाले हो तुम लोग बेटा, उसका नाम है समांतर चतुर्भुज विधि। अब देखो आवाज नहीं लग रही, इसका मतलब कि कल का जो पढ़ाया गया वो सब खत्म हो गया। तो यही आदत को ठीक करो, नहीं ठीक करोगे तो मैं बार बार यही 2 महीने से चिल्ला रहा हूँ कि पीछे से बोलो और पढ़ के आओ, ताकि जो पढ़ाया गया है उसको सपोर्ट करोगे तो तुम्हें बार 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 बोलते रहने से ये सब याद हो जाएगा। तो बोलो, कल बताया कि समांतर विधि चतुर्भुज विधि को हम लोग गणितीय विधि या ज्यामितीय विधि भी कहते हैं। ज्यामितीय विधि भी कहते हैं। अब इस नाम से तुमको पता चल गया कि इसमें खींचने खांचने का काम नहीं है, इसमें सब काम गणित से करना है। तो आओ जरा देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नियम का इस्तेमाल तुम अभी तो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो यहाँ तो कर ही रहे हो, लेकिन आगे भी फिजिक्स में इसका रूल अप्लाई होता रहेगा। तो आओ सीखते हैं। पहले समझो ये समांतर चतुर्भुज विधि होती क्या है। तो पहले मैं तुमको कक्षा 9 में ले जाता हूँ, खाली याद दिलाने के लिए। तुमने 9 में और 10 में प्रमेय और निर्मेय पढ़ा होगा। निर्मेय में तुमको कई तरह के त्रिभुज चतुर्भुज कैसे बनाए जाते हैं ये सब तुमको सिखाया गया होगा। जैसे आओ हम भी तुम्हें कुछ पुरानी बातें याद दिला देते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है चतुर्भुज विधि, पकड़ो इस बात को। क्या लिखा है? अब तुमसे कोई पूछे कि बेटा चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो जो पढ़ा लिखा है तो बता देगा कि सर चतुर माने होता है 4, अभुज माने भुजा, अर्थात 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। बहुत आसान है, यदि वो पढ़ता है तो। जो नहीं पढ़ने वाला है तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो यहाँ आया वो पढ़ने के लिए आया है, तो वो पढ़ रहा है क्योंकि उसको मैंने एक एक घंटा अलग से दे दिया है कि भाई पढ़ डालो, और साथ में वो घर भी पढ़ रहा होगा।
9-10 भी पढ़ा होगा, इसके बावजूद भी अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो इसका एक ही अर्थ निकलता है कि वो पढ़ना नहीं चाहता है। तो चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? अब यदि हम इसका नाम रख दें ए बी सी डी, तो देखो चार भुजा में से एक भुजा हो गई ए बी, बी सी डी ए डी बन गई। अब ये जो चार भुजा बनी, इस चार भुजा में से पढ़े होगे कि अगर ये चारों भुजाएं बराबर हों तो इसे वर्ग कहते हैं, और प्रत्येक कोण समकोण होता है। आमने सामने की बराबर हो तो आयत होता है, और अगर इन चार में से कोई भी दो भुजा एक दूसरे के समानांतर हो जाए तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये मैं केवल इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा सब तुम पढ़े हुए हो। अब जब कक्षा 9-10 में थे तो तुमको कहा गया कि एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करो जिसकी दो संलग्न भुजाएं पता हो और उनके बीच का कोण पता हो। तो अब इसमें तुमको दो शब्द सुनना हो गया। संलग्न भुजा किसे कहते हैं? संलग्न भुजा कोई दूसरे नाम एक और देते हैं। आसन्न भुजा किसे कहते हैं? तो सुनना, अब इसमें से मैं देख रहा हूँ कक्षा 6 में जबकि लिखा हुआ है संलग्न भुजा, अभी मैं बोला तो इसमें से मैक्सिमम का खोपड़ी शून्य हो गया, उनको पता है नहीं कि संलग्न भुजा क्या आती है। आओ, अब जितनी कमी हम मिल रही है, यानी 1 घंटा जो तुम्हें दिया गया उसमें अगर ठीक ठाक कर लेते हो अच्छी बात है, नहीं ठीक करते हो मत करो, तुम्हारा ही फ्यूचर है। पकड़ना, क्योंकि मैं तुमको ये सिखा चुका हूं कि बेटा वो जमाना खत्म हो गया जब मार के पढ़ाया जाता था। अब जमाना ये है कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो वही रहेगा। तो इसका मतलब ये एक मंत्र है। अब उस मंत्र को तुम्हें लेना है नहीं लेना है, नहीं पढ़ोगे नहीं करोगे तो इससे थोड़ा दूसरे का नंबर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। तुम नहीं लिखे पढ़े हो, तुम्हारा नंबर 0, खत्म कहानी। सिंपल सी बात है। अब तुम्हें चाहे ये पैसा बर्बाद करने के बाद समझ में आ जाए, चाहे अभी समझ में आ जाए, जैसे आ जाए, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि अब पहले पूछा जाता था, पीट पीट पढ़ा दिया जाता था, अब सब खत्म। अब जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा पढ़े रहो। तो सुनना ध्यान से, ये भुजा ए बी है, उसके साथ लगी बीसी है। तो जहां दो भुजाएं एक दूसरे को टच कर रही हैं उस कोण को संलग्न कोण कहते हैं। उन बिंदु पर जो दो भुजाएं आके मिल रही हैं वही उसकी संलग्न या आसन्न भुजा कहलाती है। जैसे बी पर मिल रही है ए बी और बी सी, अतः ए बी बी सी की संलग्न है। अब यहां चलो तो ए पर मिल रही है ए डी और ए बी, तो ये दोनों संलग्न है, लेकिन इसका ये संलग्न नहीं है। देखो इससे इससे कहीं छुआ, ये नहीं है। अब ए डी और डी सी डी पे टच कर रही है, अतः ये इसकी संलग्न है। सी डी बीसी से टच कर रही है, अतः ये इसकी संलग्न है। ठीक है क्या? तो अब समझ गए संलग्न का क्या मतलब होता है। अब जैसे सपोज कर लो कि तुमको 9-10 में कहा गया कि एक ऐसे समांतर चतुर्भुज की रचना करो जिसकी संलग्न भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया है। जैसे मान लो इसकी संलग्न भुजा है 8 सेंटीमीटर, इसकी संलग्न भुजा है 6 सेंटीमीटर और इनके बीच का कोण है 30 अंश। तो तुम्हें 9-10 में सिखाया गया, 6 में भी सिखाया गया कि पहले कोई रचना बनानी है तो आधार रेखा खींचनी चाहिए। तो बोलो इसको आधार मान ले। तब हमने खट से पहले इंची लिया और 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी, खींच के इसका नाम रख दिया 6 सेंटीमीटर, इसका नाम रख दिया ए बी। अब सवाल कहा था उसकी संलग्न भुजा, तो संलग्न भुजा अगर यहाँ लोगे तो इधर जाएगी, यहाँ लोगे तो इधर जाएगी। अब उसके बीच का कोण कितना? 30 अंश। अब हम यहाँ लेना चाहते हैं तो 14 लगाएं और 30 अंश का कोण नाप लें।
और नाप करके इस पर खींच दें। बोलो कितना खींच दें? 8 सेंटीमीटर। हो गया। अब इसका भी कोई नाम रख दें। बोलो कितना कोण हो गया? 30 अंश। ठीक है। अब आगे का सुनो। अब आगे क्या करो? आधार को अपरिमित आगे बढ़ा दो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो तू पढ़ के आए वो बता रहा हूं, क्योंकि मुझे ये बात अगर नहीं आएगी तो मैं ये नहीं समझा पाऊंगा। और नियमता तो मुझे ये सब बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज 2 महीना हो गया तुमको काम दे रखा है कि 9-10 का पढ़ लो, लेकिन तुम्हारी शक्ल से दिख रहा है कि अभी भी कई लोग हैं जो ये काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कोशिश है कि जितना हो सके बता दें, क्योंकि ये नहीं आएगा तो आगे का सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वजह से दोबारा बता रहा हूं, ये बता के तब पढ़ा रहा हूं। लेकिन अब तुम भी समझ रहे हो कि अब मैं रोज रोज ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन जो बहुत जरूरी है तो कर दे रहा हूं। अब भी नहीं सुधरे मत सुधरो, क्योंकि मुझे मारने का अधिकार नहीं है, इसलिए नहीं मार सकता। फिर आगे बस बैठे रहोगे, उतारते रहो, करो काम। तो मैं क्या करूं कि इसको अपरिमित बढ़ा लूं। अब ये भुजा अगर इसके समांतर है तो यहाँ चादा लेके फिर 30 अंश का कोण बना लूं और बना के रेखा खींच दूं। तो अगर खींची गई रेखाओं के आधार के कोण बराबर हो तो वो रेखा समांतर ही होती है। तो ऐसे बना के अपरिमित खींच लूं। अब तुम पढ़े होगे कि समांतर का अर्थ क्या होता है। समांतर अगर इसको तोड़ो तो देखो ये 2 शब्द से बना है, समान प्लस। तो अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो बोलो जितना अंतर यहाँ रहेगा उतना यहाँ भी रहेगा। सही है। तो आप क्या करो, बोलो ये 6 है तो यहाँ 6 सेंटीमीटर का चाप लो और इसको केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर काट लो। तो जहाँ काटोगे बताओ वो कटान बिंदु हो जाएगा, और अब इसको मिला दोगे तो देखो ये समांतर चतुर्भुज तैयार हो गया। यानी तुमको क्या दिया था? 2 संलग्न भुजा और उसका एक कोण, और देखो ये 2 संलग्न और बीच का कोण की वजह से देखो हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया। इसमें ये भुजा और ये भुजा समांतर हैं। अगर ये समांतर है तो ये बराबर इसके होगी, और अगर ये इसके समांतर है तो ये बराबर इसके होगी। देखो जो पढ़ा है वो बता ले रहा है, जो नहीं पढ़ा बैठा है। अब सही है। तो 2 भुजा और उसके बीच के कोण से कैसे 4 भुजा वाला बनाया जाता है पता चल गया। बस ये थ्योरी हमको तुम्हें बस रिपीट कर देनी थी ताकि मैं ये बात समझा सकूं। अभी कोई डाउट है? अब इसको बनाने में देखो यहाँ कटान मारे हैं। अब तुम कक्षा 9 में ये भी पढ़े होगे कि कोने कोने वाली भुजा को मिला दें तो इसे विकर्ण कहते हैं। इसका मतलब कि इस चतुर्भुज में 2 विकर्ण हैं, एक ये एक ये वाला विकर्ण किसी कटान से नहीं गया है। अहाई वाला विकर्ण देखो ये काटे हैं ना कि नहीं काटे हैं। अब तुम्हारा दुकान इसी सिद्धांत से लग रही है। अब सुनना, मैं समांतर चतुर्भुज का नियम बताने जा रहा हूं। पहले नियम सुनो, समझो, इसके बाद देखो क्या कह रहा है ये इसका रूल। ये कह रहा है कि अगर जो 2 वेक्टर तुमको जोड़ना था, अभी तुमने यहाँ देखा था हम एक वेक्टर ए लिए थे, एक वेक्टर बी लिए थे, और इन दोनों वेक्टरों को हमने जोड़कर इनका रिजल्टेंट वैल्यू त्रिभुज विधि से निकाला था, और ये दोनों के बीच कोण थीटा था ना। तो ये नियम क्या कहता है कि अगर उन दोनों वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा मान लो। क्या बोला? अब ये तो नहीं कहोगे ना आसन्न भुजा किसे कहते हैं, क्योंकि अभी सीख लिए हो। अब सपोज कर लो अगर इस भुजा को मान ले कि ये वेक्टर ए है, तो इसकी आसन्न बोलो या तो ये है या तो ये है। तो अगर हमने अभी जो बनाया था उसमें ये लिया था, तो बोलो इसको भी मान ले, और इनके बीच बताओ हाई थीटा कोण है जो तुमने 30 अंश लिया था। तो देखो ये क्या कह रहा है रूल
कि जिन दो वेक्टरों को जोड़ना है उन वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा मानकर, मान लिया, कहता है मानकर एक समांतर चतुर्भुज बना दीजिए। अभी अभी बताऊं कैसे बनेगा, कठिन लग रहा है? तो कहता है कि इन दोनों भुज वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा मानकर एक समांतर चतुर्भुज बना दिया जाए तो इनका परिणामी मान यानी रिजल्टेंट वैल्यू जो यहाँ लिखा है a प्लस बी बराबर r, तो इनका परिणामी मान उस विकर्ण की लंबाई के बराबर होगा। किसके बराबर? उस विकर्ण की लंबाई के, बोले यहाँ विकर्ण दो ठो है, तो ये कह रहा है उस विकर्ण के, यानी ये कह रहा है कि दोनों में से कौनों के नहीं, क्या कह रहा है? उस विकर्ण के बराबर होगा जो कटान बिंदु से जाएगा। कहां से जाएगा? यानी इसका परिणामी मान उस विकर्ण की लंबाई के बराबर होगा जो कटान बिंदु से होकर इसी को कहते हैं समांतर चतुर्भुज विधि का नियम। आ गया समझ में? कभी नहीं आ गया? इसका मतलब कि अगर मैं ए बी सी डी इसका नाम दिया हूं तो ये जो आर होगा रिजल्टेंट वैल्यू, बोलो वह एडी के बराबर होगा कि बीसी के? हाँ, क्योंकि ये वाला कटान से जा रहा है। अब समझ आ गया? तो अब कोई पूछेगा भैया समांतर चतुर्भुज विधि का नियम क्या है, तो फिर से सुन लो, जिसको समझ आ जाए वो खड़ा होके बताएगा। यदि दो वेक्टरों को, देखो यहाँ देखोगे ना तुमको ये चिल्ला रहा, सुन लो इसकी, ये वेक्टर लिखा है कि नहीं? कैसे मालूम? कल बताया गया कैसे वेक्टर लिखा जाता है। तो कह रहा है यदि दो वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा मानकर एक समांतर चतुर्भुज बना दिया जाए तो इन दोनों वेक्टरों का परिणामी मान उस विकर्ण की लंबाई के जो उसके बिंदु से होकर, इसी को समांतर चतुर्भुज विधि का नियम। आ गया? फिर बोलते हैं इसके बाद, जिसको ट्राई करना है बिना मेरा बंद हो, इसके बाद वो तुरंत खड़ा होकर बोलने लगे। आइए बोलने वाले ये ना देखें कि कौन बोल रहा है, सब बोल सकता है, जिसको आए वो बोल सकता है। तो फिर से सुन लें, यदि दो वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज का संलग्न भुजा मानकर अगर इससे एक समांतर चतुर्भुज बना दिया जाए तो इन वेक्टरों का परिणामी उस विकर्ण की लंबाई के, बोलो, अब चले हल कर ले, लिख लो। समांतर चतुर्भुज विधि के नियमानुसार, अब देखे हो इस नियम को बताने के लिए मुझे 9 में जाना पड़ा, और 9 वाला अगर आ रहा होता तो मेरा समय बच गया होता। बस यही है, इसीलिए तुम्हें वो घंटा दिया गया है और कहा गया कर लो। अब तो जितना समझाते बन जरूरी है वही बताऊंगा, नहीं तो फिर अब हम तो रोज रोज 9 पढ़ाएंगे तो कहिए 11 पढ़ाएंगे। समांतर चतुर्भुज विधि के नियमानुसार हो गया, यदि दिए हुए वेक्टरों को संलग्न भुजा मानकर संलग्न भुजा मानकर, हो गया भाई, संलग्न भुजा मानकर एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाए एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाए
तो उनके परिणामी मान उस विकर्ण की लंबाई के तुल्य होता है। लंबाई के जो उनके कटान बिंदु से होकर कटान बिंदु से होकर जाता है। सही है। अब कोई दिक्कत? तो जो उसके कटान बिंदु से होकर जाता है। अब ठीक बात है। अब आओ डायग्राम बना लें। 2 मिनट समय बचा है, कम से कम डायग्राम हो जाए ताकि कल डिराइव करना रह जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो बोला जाए। अब तुमने कहा था कि अगर दो वेक्टरों को समान संलग्न भुजा मान लिया जाए, तब यहाँ देखो मान लिया, माना क्रमशः ए व बी है, जिनके बीच का कोण बोलो कितना है? थीटा है। दैट्स ओके। अब आओ बोर्ड में देखो, तो बताओ आपको ये दोनों भुजा संलग्न माननी थी। तो अब देखो हम चतुर्भुज बनाने जा रहे हैं जैसे अभी कहे थे। तो पहले हमने एक भुजा खींच ली, नाम रख दिया पी क्यू, और ये रहा वेक्टर ए। अब हमने क्या किया, अब हमने इस पर थीटा कोण बनाया, ये देखो, और बनाकर ये दूसरा वेक्टर खींच दिया जिसका मान है बी, और इसका भी कोई नाम रख दो। हो गया। अब आपको क्या बताया गया था कि आप अब इस वेक्टर को आगे बढ़ा दीजिए और जितना यहाँ कोण बनाए यहाँ वो कोण नाप लीजिए और नाप के अपरिमित खींच दीजिए। तो देखिए ये मैंने ऐसा कर दिया, कर दिया। अब आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि अब ये चाप ले लीजिए और इसको केंद्र मान के काट दीजिए। तो ये देखो काट दिया। अब ये जहां काट दिया उसका नाम रख दिया डी, और अब इसको मिला दिया। ठीक बात है। ये देखो इसका नाम रख दिया डी। तो आपका रूल कह रहा है कि इन दोनों का परिणामी मान ये वाला विकर्ण होगा। ठीक कह रहा है ना। अब थोड़ा समय और इसको टेढ़ा बना दो ताकि आपको बनाना भी आसान हो जाए, समझ में। क्लियर है? ये देखिए अब थोड़ा टेढ़ा हो गया ना। इसका नाम हम रखे थे यू, बोलो ये भी खींच दिया। ये था आपका वेक्टर बी, बोलो जी समझ आ रही है। अब ये बोलो थीटा, और अब ये कटान था, इसका नाम डी है। अब आप कहे हो कि इसको इससे मिला दीजिए, मिला दिया। तो क्या बोल रहे हो कि यही इसका रिजल्टेंट वैल्यू होगा। अब कोई डाउट है? इतना आ गया समझ में?